प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने बादलों के बने हुए घरों में सैर की है? अगर नहीं की तो आज हम आपको करवाते हैं बादल के बने हुए घरों की सैर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो बादल समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि एक बादल वहीं जंगल में ही पानी की खोज करने लगता है। जंगल में सूखा पड़ने लगा है, हमें ज्यादा बारिश करनी होगी, इसलिए हम समंदर की तरफ अभी से ही रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में आसपास खोज में निकला हुआ बादल अब थक चुका था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला था। पानी की खोज करते करते बादल को शाम हो गई थी, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं दिखा था। मन ही मन में बादल सोचता है, यहाँ तो मुझे पूरा दिन से पानी नहीं मिला और अब शाम होने पे आ गई है। मुझे कोई अच्छा सा नरम पत्तों वाला पेड़ देख के उस पे रात गुजारनी होगी और सुबह होते ही मैं भी समंदर की तरफ पानी पीने निकल जाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल किसी अच्छे और ऊंचे पेड़ की खोज करने लगता है। यहाँ पर शाम भी काफी हो जाती है और बादल को रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत होती है। वो चलते चलते पारो चिड़िया के घोंसले के पास वाले पेड़ तक पहुंच जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। पारो चिड़िया के बच्चों ने बादल को पहली बार देखा था। इतने करीब से बादल देखने के बाद वो बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मम्मी आएगी हम मम्मी से इसके मुतालिक पूछेंगे। पता नहीं मम्मी कब आएगी, मम्मी से हम पूछेंगे कि ये इतना बड़ा पक्षी है क्या, ये क्या है आखिर। इधर पारो चिड़िया भी पूरा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन का खोज करने के बाद शाम को अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। वो सभी बादल को देखने लगते हैं, क्योंकि बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसलिए वो बहुत हैरान होते हैं। मम्मी मम्मी ये इतना बड़ा क्या है, क्या ये कोई पक्षी है या कुछ और है? अरे नहीं बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये बादल है। जो पिछली बार आपने बारिश देखी थी तो वो इसी बादल से ही आ रही थी। मम्मी मम्मी हमें उस बादल अंकल से बात करनी है, हमें उसके पास ले चलो। अरे नहीं नहीं बच्चों, वो पूरा दिन पानी की खोज करने के लिए निकले होंगे, अब वो थक गए होंगे, उनको आराम करने दो, आप लोग भी सो जाओ। आप बादल उनकी बातें ऊपर से सुन रहा होता है और कहता है, अरे प्यारी चिड़िया रानी, आप सभी मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बातें करके बहुत खुश होऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल उनके पास आ जाता है और फिर कहता है कि बोलो चिड़िया रानी, क्या बातें करनी है तुम्हें? अरे बादल भैया, जब हम लोग आपको दूर से देखते हैं तो आप हमें बर्फ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन अब तो आप हमें काफी सूखी हुई कपास की तरह लग रहे हैं। हाँ चिड़िया रानी, आप सही कह रही हो, मैं पानी की खोज में निकला हूँ। हमें पानी पीना होता है, तभी तो हम इतने ठंडे होते हैं और बारिश दे पाते हैं। तो क्या इस बारी आप बारिश नहीं दे पाएंगे? इस बारी जंगल में बारिश नहीं होगी क्या? अरे नहीं नहीं चिड़िया रानी, इस बार भी बारिश होगी और बहुत जोर से होगी। हम जंगल में पानी की खोज के लिए निकले हैं ताकि हमें समंदर तक का सफर ना करना पड़े। अगर ऐसी बात है तो आप मशरिक की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पर पानी की नदी है, हम सारे पक्षी भी वहीं से पानी की प्यास बुझाते। अरे अगर ऐसी बात है चिड़िया रानी, तो मैं सुबह ही तुम सब पक्षियों के जागने से पहले ही मशरिक की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस साल बहुत तेज बारिश होगी। तुम लोग अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों पे ही बना लेना, ताकि अगर पानी जंगल में इकट्ठा हो जाए तो तुम लोगों के घोंसलों को कोई नुकसान ना हो। बस फिर क्या था, जैसा बादल ने कहा था कि तुम सब पक्षियों के उठने से पहले ही मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो वो ऐसा ही करता है। पारो चिड़िया और उसके बच्चों के भी उठने से पहले वो वहां से मशरिक की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह होती है, पारो चिड़िया सबसे पहले राजा जी के पास चली जाती है, ताकि वो ये सारा माजरा राजा जी को बता सके। क्या हुआ पारो चिड़िया, तुम हमारे पास इतना जल्दी में क्यों आई? सुबह ही सुबह खैर तो है ना सब? जी राजा जी, सब खैर है। उसके बाद पारो सारी बात, जो रात वाला मामला था, वो राजा जी को बता देती है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर पारो तुम क्या कहती हो, हमें क्या करना चाहिए? राजा जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी पक्षियों को इकट्ठा करके ये बता दीजिए कि अपने घोंसले वो ऊपर के पेड़ों पे ले जाए, ताकि तंगी ना हो। ठीक है पारो, मैं अभी सिपाही भेजता हूँ और जंगल में सभी पक्षियों को बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा जी। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मुझे अपने घोंसले को ऊपर लेके जाना है। तुम जैसे पक्षी हमारे जंगल का नाज है पारो, मुझे तुम पर फख्र है। पारो ऐसा कह के चली जाती है और थोड़ी देर बाद सारे ही पक्षी जब जंगल में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर उल्लू सैनिक राजा जी का पैगाम लेके आ जाता है। सुनो पक्षियों,
खबर मिली है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप सभी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों में ले जाएं ताकि बाढ़ आने की सूरत में आपके घोंसले ना डूबें। दूसरे साइड पर जो बादल पानी की खोज में मशरक की तरफ निकला था वो भी नदी के पास पहुंच जाता है और पारो के बताने के मुताबिक वहां पर उसे नदी मिल जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी नदी है, तो अब यहाँ से पेट भर के पानी पी लेता हूँ और अगली बार हम सभी बादल यहीं से ही पानी पिएंगे। उधर जो बादल समंदर की तरफ गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंच जाते हैं और उनमें से एक बादल बोलता है, साथियों हमें बहुत सा पानी पीना होगा, अपने दोस्त बादल के हिस्से का पानी भी हमें ही पीना होगा। हो सकता है जंगल में खोज करने के बाद भी उसे पानी ना मिले। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और पिछली बारी भी पानी कम होने की वजह से हम बहुत कम बारिश कर पाए थे। इस बार तो जंगल में सूखा ना पड़े इसलिए हमें बारिश ज्यादा करनी होगी। ऐसा कह के वो अपने साथी का पानी भी पी लेते हैं। दूसरी तरफ पारो चिड़िया उड़ती हुई लाली बुआ के पास आ जाती है। लाली बुआ ने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे शिफ्ट नहीं किया था। अरे लाली बुआ, क्या आपको जानकारी नहीं मिली कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है? आप क्यों नहीं अपना घोंसला लेके गए? इधर लाली बुआ आराम से भोजन खाते हुए बोलती है, ये राजा जी को क्या ख्वाब आता है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ जाएगी? अरे नहीं लाली बुआ, ऐसी बात नहीं है। राजा जी को बारिश के बारे में मैंने ही बताया है। वो असल में हुआ यूं कि फिर पारो चिड़िया सारी बात लाली बुआ को बता देती है कि किस तरह से बादल ने उसको बताया। मैं नहीं मानती इस तरह की बातों को। मैं तुम सब में से ज्यादा उम्र वाली हूँ और मैंने बहुत से तूफान भी देखे हैं और तूफानों का सामना भी किया है। मैं मेरा घोंसला लेके कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूंगी, कुछ नहीं होने वाला। अरे लाली बुआ, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप देख ले, आप अपने कामों को बेहतर जानती हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे अकेले ही घोंसला लेके ऊपर जाना है। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया वहां से उड़ती हुई वापस आ जाती है और इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद सारे ही पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर ले जाते हैं। अब सारे पक्षियों के घोंसले ऊपर के पेड़ों पे बन चुके थे और इस तरह से उनको ये लगता है कि अब वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहेंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। इधर से बादल सारे एक एक करके इकट्ठे होने लगते हैं। मशरक में पानी पीने गया हुआ बादल भी आ जाता है और समंदर वाले बादल भी आ जाते हैं। अरे साथियों, तुम इतना पानी पी के क्यों आ गए? इतना पानी पीने से तो अब हमें बारिश बहुत ज्यादा करनी होगी। हमने सोचा कि तुम्हें पानी मिले या ना मिले, हमें ही तुम्हारे हिस्से का पानी पी लेना चाहिए ताकि बारिश को ज्यादा कर सके। चलो अब इन बातों का टाइम नहीं, तेज बारिश करते हैं। हाँ चलो साथियों, तेज बारिश करते हैं, चलो करते हैं। बादलों ने तो एक्स्ट्रा पानी पी लिया था इसलिए उनको बहुत तेज बारिश करनी पड़ती है और बारिश 2 दिन तक जारी रहती है, इसलिए जंगल में बाढ़ आ जाती है। जैसा कि बादल ने पहले से ही बता दिया था, जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी इकट्ठा होने लगता है। राजा जी ने ये खबर तो सभी पक्षियों को दे दी थी और जो पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों पे ले जाते हैं उनके तो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे लाली बुआ, जिसने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे नहीं लेके गई थी, उसके घोंसले में पानी आ जाता है। पानी बहुत जल्दी ही लाली बुआ के घोंसले तक पहुंच जाता है और लाली बुआ का घोंसला बाढ़ के पानी में बहने लगता है। बचाओ बचाओ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में डूब गया, मेरा घोंसला बह रहा है, बचाओ। लाली बुआ देर ना करते हुए वहां से उड़ जाती है और वो पारो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। पारो, अरे पारो, दरवाजा खोल, मुझे अंदर ले ले, मैं पानी में भीग रही हूँ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। पारो चिड़िया दरवाजा खोलती है और लाली बुआ पारो चिड़िया के पास आके बैठ जाती है। देखा बुआ, मैं ना कहती थी कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ सकती है। अब देख लिया आपने अपनी आंखों से सब कुछ। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि बाढ़ का पानी पारो के घोंसले तक भी पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। बुआ देर मत करते हुए चलिए यहाँ से। वो सब के सब एक ऊंचे पेड़ पे आ जाते हैं जहाँ पहले से भी बहुत से पक्षी इकट्ठे हुए थे। बारिश अभी भी बहुत तेजी से जारी होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ वो वाला बादल आ जाता है जिसकी मदद पारो ने की थी। बादल भैया, तेज बारिश होगी ये तो बताया था, लेकिन इतनी तेज होगी ये नहीं बताया था आपने। क्या बताऊं पारो चिड़िया, असल में मेरे साथी मेरे हिस्से का पानी भी समंदर से पी के आ गए थे। उनके नजदीक पता नहीं मुझे यहाँ जंगल में से पानी मिले कि ना मिले और फिर बारिश में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मजबूरी में आके हमें बहुत ज्यादा बारिश करनी पड़ी है।
वो बात तो ठीक है बादल भैया, लेकिन बारिश बहुत तेज है, हम अपने घोंसले तो नहीं बना सकते और बाढ़ का पानी भी बहुत ज्यादा है। हम तो मर ही जाएंगे और अगर बच भी गए तो भूख के कारण हम वैसे ही मर जाएंगे। हम अब क्या करें? अरे चिड़िया रानी, तुम फिक्र ना करो, ये लो बादलों के बने हुए घर। ये घर आप सब पक्षियों के लिए बहुत सुरक्षित और मजबूत हैं। आप सब इनमें बाढ़ का पानी कम होने तक रह सकते हो और जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप इसमें आराम से रहो। हाँ, जब आप लोग इससे बाहर निकलोगे तो ये अपने आप ही मेरे पास लौट आएंगे। इसमें मैंने फल और अनाज भी रख दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भैया, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे और अब हम आराम से बादलों के घरों में रहेंगे। बारिश आगे 2 दिन तक जारी रहती है और 2 दिन में बादलों के बने हुए घरों में पक्षी आराम से मजे ले लेते हैं और वो सैर भी बहुत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बादलों के बने हुए घरों की सैर करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कभी अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे? भोजन कैसे ढूंढेंगे? ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में, वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर भी होश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है।
तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो, लेकिन आपको भी वचन देना होगा, आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से और प्यार से काटा जा सकता है। बुराई को कभी बुराई से नहीं मारा जा सकता। आपका धन्यवाद।